हेलो स्टूडेंट्स, आप IIT जेईई नीट एंड एकेडमिक लेवल में फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे चैप्टर्स में वेक्टर का एप्लीकेशन किया जाता है। तो कोई ऐसा चैप्टर बाकी नहीं जिसमें कहीं कहीं वेक्टर का एप्लीकेशन नहीं होता। तो अभी तक जो एग्जाम हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर से वेक्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो जनरली स्टूडेंट जो होते हैं वेक्टर को लाइटली लेने की कोशिश करते हैं, बट जब उसका एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर्स में होता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब फ्रेम किए जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज हम टॉप 5 वेक्टर एप्लीकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि वेक्टर को जो वेक्टर का चैप्टर है उसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर का एप्लीकेशन किया गया है। तो हमारे पास एक लूप है, क्लोज्ड लूप PQ RS। ये हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि इस लूप पर डिफरेंट सेगमेंट में लूप के डिफरेंट साइड्स पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरह से दिखाया गया है। इस सेगमेंट पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखाया गया और इस सेगमेंट पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखाया गया है। ये क्लोज लूप PQRS क्लोज लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो इसलिए किस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे अप्लाई किया गया है वो किस दिशा में है ये जानना जरूरी नहीं है। इस में जो फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया गया है तो इसी फोर्स के डायरेक्शन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो PQ सेगमेंट पर ये जो PQ सेगमेंट है इस पे फोर्स की वैल्यू क्या है यही पूछा गया है। और ये सारे फोर्सेज जो है जो दिखाए गए हैं फोर्सेज F1, F2 और F3 ये एक प्लेन में है, लूप के प्लेन में है। तो आपको इस PQ सेगमेंट पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो निकालना होगा। तो वेक्टर का एप्लीकेशन इस मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया। फिर से आप सुन लें, ये क्लोज लूप है PQRS, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा गया है। सेगमेंट PS पर F1 फोर्स, सेगमेंट QR पर F3 फोर्स और सेगमेंट SR पर F2 फोर्स अप्लाई है। तो PQ सेगमेंट पर कितना फोर्स होगा ये बताना है आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस पर मैग्नेटिक फोर्स यदि लगता है तो उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इस फोर्स को हम PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इस फोर्स को PQ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग वायर पे यदि उसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्योंकि सारे सेगमेंट पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए इस पर भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, करंट इसमें इस लूप में फ्लो हो रहा है तो किधर फ्लो हो रहा है
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, वही मटेरियल है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन दे दिया है, तो फोर्स के जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ही इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहाँ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि उसका डायरेक्शन क्या है। इस दिए हुए आप क्वेश्चन में जो आपको बातें दी गई हैं उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स पी क्यू सेगमेंट पर जो है उसको निकालने के लिए मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से वेक्टर का एप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस फोर्स पी क्यू को हमने पी क्यू सेगमेंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे एफ पी क्यू। लेट दिस इज एंगल थीटा, ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट हम लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ पी क्यू साइन थीटा और एफ वाई डायरेक्शन में हो जाएगा एफ पी क्यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स की। तो हम देख पा रहे हैं कि F3 फोर्स जो होगा क्यू आर सेगमेंट पे लग रहा है और क्यू आर सेगमेंट का लेंथ ज्यादा है और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आई बी इंटू एल प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इस लेंथ वायर क्यू आर का लेंथ ज्यादा है, इसलिए F3 ज्यादा होगा और F1 का लेंथ इससे कम है, तो इसलिए ये कम होगा। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में F3 माइनस F1, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा F3 माइनस F1, यानी एफ एक्स जो है पी क्यू साइन थीटा इक्वल टू हो गया F3 माइनस F1। और इसी तरह से एफ वाई अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ वाई हो जाएगा एफ पी क्यू कॉस थीटा, ये डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा एफ वाई अप डायरेक्शन में, ये F2 डाउनवर्ड, F2 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई डायरेक्शन में फोर्सेज मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो हम यहाँ स्क्वायर करते हैं, एफ पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू F3 माइनस F1 और साइन थीटा एफ पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू F2। अब इन दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होगा एफ पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ पी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू F3 माइनस F1 होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। एफ पी क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा
F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, F PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो FPQ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे और ये हो गया रूट में F2 स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर। इसलिए PQ सेगमेंट पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हो गया रूट में F2 स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर का रूट वैल्यू। इस सेगमेंट पर PQ फोर्स जो लग रहा है FPQ, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने ये दिखाया हुआ है कि वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड F1, F3 और F2 के टर्म में क्या होगा ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो किस तरह से वेक्टर का एप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसलिए वेक्टर को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर से, तो आपको वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर्स में होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर का एप्लीकेशन किस तरह मैरिटिंग में किया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें वेक्टर का एप्लीकेशन किया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा जो जनरली एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्लोज लूप है, इसमें करंट आई इंटर किया और करंट यहां से निकल गया। एक क्लोज लूप है, इसमें करंट सिमेट्रिकल लूप है, सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई इंटर किया इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकल गया। इसको आप कहीं भी किसी पॉइंट से निकाल सकते हैं। यहाँ से करंट इंटर कराया, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से इंटर कराया, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से इंटर कराया तो यहीं से भी निकाल सकते हैं। बट एक पॉइंट पे करंट इंटर होना चाहिए और दूसरे पॉइंट से करंट जो है आउटवर्ड बाहर निकलना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ये आपको वेक्टर के एप्लीकेशन से समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर लूप है, तब भी इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 0 होगा। अगर आपने इस तरह से कोई लूप ले लिया, क्लोज लूप, करंट यहाँ से इंटर करा रहे हैं और करंट यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तो भी इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब अगर आप किसी भी शेप का स्क्वायर अगर आप सपोज करिए लेते हैं और इसमें करंट यहाँ से इंटर कराते हैं और यहाँ से करंट निकाल दे रहे हैं, तो भी इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ये वेक्टर का एप्लीकेशन है। किसी भी क्लोज लूप में एक पॉइंट से करंट इंटर हो रहा हो और दूसरे पॉइंट से निकल जा रहा हो, तो सेंटर पर उस लूप के मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सिर्फ सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सेंटर से अलग किसी पॉइंट पर इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिए इस बात को, सेंटर पे यहाँ 0 है, यहाँ पे सेंटर पे 0 है, यहाँ पे सेंटर पे 0 है, लेकिन इस सेंटर से अलग किसी पॉइंट पर यहाँ या यहाँ या यहाँ, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ या यहाँ या यहाँ, कहीं भी इस लूप के अंदर सेंटर से अलग किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। सिर्फ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ये क्यों 0 होता है, इसका काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है, उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। नीट के बच्चे हैं, नीट के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी लूप हो उसमें एक जगह से
क्लोज लूप होना चाहिए, एक जगह से करंट इंटर हो रहा है दूसरी जगह से निकल रहा है, तो उस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE, वो वाले इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनको काफी अच्छा नॉलेज होता है, तो वो डेरिवेशन इसका अच्छे से बना लेंगे। तो हम इस सर्कुलर लूप के कारण किस तरह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये वेक्टर के एप्लीकेशन के कारण करंट I 2 पार्ट में टूट जाएगा। मान लीजिए यहाँ करंट I1 जा रहा है और यहाँ करंट I2 जा रहा है। I1 के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा, V1 आउटवर्ड होगा, और I2 के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इनवर्ड। I1 के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और I2 के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनवर्ड होगा। मैग्नीट्यूड में V1 और V2 बराबर होंगे। मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम वेस्ट होगा और नीट के बच्चों के लिए इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, और जेईई के बच्चों के लिए अगर इसका डेरिवेशन जरूरी है तो किसी अन्य लेक्चर में स्पेशली इसी पर मैं बात करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड V1 प्लस V2 और दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए BC हो जाएगा V1 डिफरेंस V2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें रेजिस्टेंस वगैरह और रेजिस्टेंस की वजह से करंट का रिलेशन फिर एंगल का रिलेशन लेकर के सॉल्व करना होगा, वो ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी क्लोज लूप है उसमें एक पॉइंट पर करंट इंटर कर रहा है और दूसरे पॉइंट पर करंट बाहर निकल जा रहा है, तो उसके सेंटर पे लूप के मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और सेंटर से अलग किसी दूसरे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो ये सेकंड एप्लीकेशन आपने देखा। अब मैं आपको थर्ड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। तो थर्ड एप्लीकेशन में देखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है और इसमें भी वेक्टर का एप्लीकेशन किया गया है। तो हमारे पास एक इस तरह से शेप है सेमी सर्कुलर, और इसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये R है, ये भी R है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा वायर पर दिया गया है। वायर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा से दिखाया गया है। इस पॉइंट P पर, ये है पॉइंट P जो कि सेमी सर्कुलर शेप का सेंटर है, और इन दोनों जो पैरेलल वायर हैं इनफाइनाइट लेंथ के, उनके वन एंड से R डिस्टेंस पर पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इसके लिए हम इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। तो सेमी सर्कुलर पार्ट को पहले हम इसको समझते हैं। ये जब 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो इस तरह से पार्ट होगा, सेमी सर्किल होगा, फिर यहाँ पर ये पैरेलल वायर होंगे। तो देखते हैं, सेमी सर्किल के कारण इसके सेंटर पर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है तो यहाँ पर सेंटर पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगा सेमी सर्किल के कारण, और सेंटर पर जो एंगल बनेगा थीटा वो 180 डिग्री होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, इसकी वैल्यू होगा 2 लैम्डा साइन थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ R सेमी सर्कुलर शेप का रेडियस है। तो ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं। थीटा की वैल्यू 180 जब यहाँ पुट करेंगे तो ESC सेमी सर्कुलर पार्ट के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसके सेंटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस दिशा में होगा, और ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इन दोनों वायर के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझ लिया होगा। तो अब हम इस वायर को लेते हैं, ये नीचे वाला जो वायर है, इसके वजह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। इसके वन एंड से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ई वाई पार्ट और ई एक्स पार्ट होगा। ई वाई और ई एक्स आपस में बराबर होंगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा, जहाँ इस वायर के वन एंड से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, इसलिए दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट वैल्यू, तो इन दोनों को इसको स्क्वायर करके जब रूट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस वायर जो नीचे वाला जो वायर है, इसे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन ये आया। तो हम समझते हैं इसको भी आपने समझ लिया होगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं और इन दोनों वायर्स को इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है पॉइंट P जो कि आर डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर है। इस वायर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इस वायर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू होगा लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका भी वैल्यू होगा लैम्डा रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब पैरेललोग्राम मेथड से इनको भी सॉल्व करेंगे तो इनका रिजल्टेंट इस तरह से आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट निकालेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम देख पा रहे हैं कि इस लूप सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो रहा है, और इस वायर के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो रहा है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, इक्वल भी हैं, अपोजिट हैं, इसलिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर का किस प्रकार एप्लीकेशन किया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको वेक्टर का एप्लीकेशन निकालना और इनफाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वन एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और उसको कैसे निकालते हैं ये सीखने को मिला। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वन एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, एक्स एंड वाई पार्ट क्या होगा, वो सब हमने आपको बताने की कोशिश किया। और इस शेप के सेंटर पर यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर का इस्तेमाल करके किस प्रकार हमने सॉल्व किया 0। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार वेक्टर जो चैप्टर शुरू में पढ़ाया जाता है उसका कुछ मतलब होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब इसको लाइटली नहीं लेंगे, अच्छे से वेक्टर को पढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल और थ्योरी में इसका इस्तेमाल करके अपने सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग बनाएंगे और कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने में आप आसानी
महसूस करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रत्येक वर्टिसेज पर क्यू चार्ज रखा गया है। इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ग्रेविटी में हम जाएं तो प्रत्येक वर्टेक्स पर यूनिट मास रखा गया है। यूनिट मास, पॉइंट मास, प्रत्येक वर्टेक्स पर यूनिट पॉइंट मास रखा गया है। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक वर्टेक्स पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, और इन दोनों का रिएक्टेंट यहाँ पर इस दिशा में होगा, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ही वैल्यू होगा डाउनवर्ड, और इन दोनों के कारण अपवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर, इसलिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, किसी दो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और इसके कारण इधर होगा, और ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, इसलिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। एक और तरीका है, अगर हम केवल इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड दिखाते हैं, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, और तीनों मैग्नीट्यूड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है बट डायरेक्शन में अलग अलग है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए डायरेक्शन अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसके डायरेक्शन में ये, फिर इसके डायरेक्शन में ये, फिर इसके डायरेक्शन में ये, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड से एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर ट्रायंगल या किसी अन्य पॉली साइड वाले फिगर के साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हों और उनसे क्लोज लूप प्राप्त हो रहा हो, तो रिएक्टेंट जो होता है 0 होता है। ये वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मास रखा गया है तो मास, यहाँ पे मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इधर को होगा, इसके कारण इधर को होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अट्रैक्टिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो इसके कारण इधर को होगा। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से निकालेंगे, इधर आएगा, और ये इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इस प्रकार का कोई शेप लेते हैं, यहाँ पे चार्ज क्यू 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 क्यू, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 हो जाएगा। अगर चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज का अमाउंट चेंज कर देंगे और चार्ज का साइन चेंज कर देंगे, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी नहीं है कि 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर किसी एक चार्ज का साइन अगर आपने चेंज कर दिया या अमाउंट चेंज कर दिया, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो ये वेक्टर के एप्लीकेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन, हमने इस टॉपिक में कोशिश किया है कि वेक्टर के टॉप 5 एप्लीकेशन आपको मैं बताऊं, जो कंपटीशन में डिफरेंट चैप्टर्स में इस्तेमाल किए गए, पूछे गए, और आगे भी ये पूछे जा सकते हैं या इनका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास एक पार्टिकल है m मास का, इसकी वेलोसिटी v0 है। m मास का एक पॉइंट मास है, m मास का पॉइंट मास, इसकी वेलोसिटी v0 है। इसके ऊपर हम 3 फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, F1, F2 और F3, और तीनों फोर्सेज जो है इस ट्रायंगल के साइड के अलोंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये तीनों फोर्सेज जो इस पे अप्लाई किए गए पॉइंट मास m पर, जिसकी ऑलरेडी वेलोसिटी v0 है, ये तीनों फोर्सेज एक प्लेन में है, एक क्लोज लूप के अलोंग दिखाए गए हैं। तो जाहिर है इन फोर्सेज का रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा।
क्योंकि अगर फोर्सेज साइक्लिक आर्डर में या वेक्टर साइक्लिक आर्डर में लिए जाए और वो किसी लूप के साइड से रिप्रेजेंट किए जाए और लूप क्लोज हो जाए तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 होता है। तो सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट वैल्यू इस m मास के पार्टिकल पर हो गया 0, यानी पार्टिकल पर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये पार्टिकल अनडेविएटेड सेम स्पीड से मूव करेगा, उसके डायरेक्शन और स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी है वो v नॉट के बराबर होगा। बी ऑप्शन में v ग्रेटर देन v नॉट गलत, v लेस देन v नॉट ये भी गलत, डी v इज इन डायरेक्शन ऑफ F3 ये भी गलत होगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है इस m मास के पार्टिकल पर 0 अप्लाई हो रहा है, इसलिए m मास का पार्टिकल अनडेविएटेड v नॉट वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसके स्पीड एंड डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमने आपके सामने 5 टॉप वेक्टर के एप्लीकेशन, वैसे तो बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं, इससे भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन होंगे और इससे डिफिकल्ट भी एप्लीकेशन होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वेक्टर के एप्लीकेशन आपको समझ में आए होंगे, जिसका एप्लीकेशन आप डिफरेंट चैप्टर्स में, फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, थ्योरी को समझने में करते हैं, जिससे आप कंपटीशन को आसानी से क्वालिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं। तो नीट और जेई के बच्चे इस प्रकार के प्रैक्टिस को करें और इसको समझने की कोशिश करें। बाकी अगले लेक्चर में भी और मैं वेक्टर का एप्लीकेशन बताने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।